इसका हम लोग फिर पैकेट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर उसके बाद जो है ना इसमें बडिंग होगा। यहाँ कितने लोगों को रोजगार मिल जाता है? यहाँ 25-26 लोग का रोजगार अभी दे रखा है। 26। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। अभी हम मौजूद हैं बिशनपुरा गांव में। बिशनपुरा पटना जिला के दानापुर अनुमंडल में आने वाला गांव है और अभी हमारे साथ राजकुमार सिंह और पप्पू सिंह जी हैं और इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनके द्वारा एक बहुत ही डेवलप्ड बागवानी का काम किया जाता है और ये बागवानी को एक अच्छे बागवानी प्लस नर्सरी है और यहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन का भी काम किया जाता है। तो इनसे हम पूरे चीज़ों पर बात करेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है पप्पू जी कि किस तरीके से ये सफ़र शुरू हुआ? सफ़र तो बहुत कष्टमय रहा। बाकी शुरुआत करने का एक बार मतलब हम जब पहली बार गांव पर आए, पहले हम मुजफ्फरपुर रहते थे और मेडिसिन का काम करते थे और किसी कारण बस हमको गांव में आना पड़ा और हमने पिताजी को बोला कि पिताजी ऐसा कीजिए कि थोड़ा धान गेहूँ को खेती को कम करते हुए थोड़ा सा व्यवसायिक खेती कीजिए। पिताजी ने बोला कि यार बाबू तू जो कर रहा है सो ही तुम करो, इसके पीछे काहे तुम पड़े हुए? ना गांव से कोई आदमी आगे बढ़ा है, ऐसा नहीं है। हमको ऐसा नहीं है पिताजी कि गांव से आदमी आगे नहीं बढ़ा है। तब तो क्या है कि हम लोग अभी तक ले सिर्फ खाने के लिए खेती किए हैं, माने खाने के मतलब होटल के लिए खेती किए हैं, धान आलू प्याज ये सब करते आए हैं। थोड़ा सा उसमें व्यावसायिक खेती को जोड़ने की ज़रूरत है। चूँकि उससे व्यावसायिक खेती को जोड़ेंगे तब फिर हम जो आप ट्रेडिशनल खेती कर रहे हैं, धान गेहूँ की खेती कर रहे हैं, कभी भी उस समय ज़रूरत पड़ता है किसानों को, समय पर बीज के लिए पैसा नहीं है, समय पर खाद के लिए पैसा नहीं है, समय पर जुताई के लिए पैसा नहीं है। चूँकि वही रोज़मर्रा में तो मतलब कि जितना उत्पादन होता है उसके मुताबिक उसका पैसा नहीं मिल पाता है। तो वो घर चलाएँगे, परिवार चलाएँगे कि खेतों के लिए खाद और बीज की व्यवस्था करेंगे या कीटनाशक की व्यवस्था करेंगे। इस तरह सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और अलग से पूंजी उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और जिसका लागत भी नहीं आ पाता है। तो हमने ये राय दिया कि पिताजी बाबूजी आप ऐसा कीजिए कि कुछ व्यावसायिक खेती को जोड़िए और इसको थोड़ा थोड़ा कीजिए और इसको धीरे धीरे कम कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप धान गेहूँ की खेती मत कीजिए, इसको भी कीजिए और इसको भी कीजिए। तो बहुत समझाने बुझाने के बाद पिताजी बोले कि ठीक है बाबू, तुमको जो अच्छा लगे से करो, हमसे तुमको जो क्या हेल्प चाहिए वो तुम हमको बताओ। हमें पहला बात पिताजी कि हमको इस चीज़ का ABCD का ज्ञान नहीं है कि धान कैसे उगता है, गेहूँ कैसे उगता है, ये कैसे उगता है, वो कैसे उगता है। तब तो क्या है कि कुछ जगहों पर जा कर के व्यावसायिक खेती के बारे में हम समझे हैं और उस चीज़ को चाहते हैं कि इसको ज़मीन पर उतारें और ज़मीन पर जब उतर जाएगा, जब काम होने लगेगा तो उसके बाद हम गाँव के किसानों को जोड़ेंगे, एक लंबा सा क्लस्टर बनाएंगे, 400-500 फार्मर का एक क्लस्टर बनाएंगे और उसको हम उस खेती के प्रति जो है प्रेरित करेंगे। और हमने शुरुआत किया है एरोमेटिक मेडिसिनल खेती, औषधीय एवं सुगंधित पौधा की खेती से हमने शुरुआत किया। शुरुआत करने के दरमियान में पहला तो चीज़ था कि हमको खुद उसके बारे में जानकारी नहीं था, तो हम खुद करेंगे तब तो हम फिर किसी किसान को हम मोटिवेट करेंगे या बताएंगे कि इसमें ये चीज़ है, इसमें वो चीज़ है। तो ये अचानक आपके दिमाग में आया कैसे, ये मेडिसिनल पौधों की खेती करने का विचार आपके दिमाग में? चूँकि मेडिसिन लाइन से जुड़े हुए थे इसलिए हमको मेडिसिनल एरोमेटिक खेती के प्रति हमको मतलब ध्यान आया कि आने वाला कल जो है ना हर्बल प्रोडक्ट का ज़माना है और ये रहेगा, धीरे धीरे ये इथकल ख़त्म हो जाएगा, ये हर्बल प्रोडक्ट आगे की ओर जाएगा। तो हमने 20 साल पहले ये सोचा जाना। आज इस बार 2019 से लेकर 2021 तक ये कोरोना काल में सिखा दिया कि हर्बल का भी क्या महत्व है। हर्बल वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ऐसे चीज़ है, औषधीय पौधा, सुगंधित पौधा, जो अपने जीवन में उसको खाने से या उसको यूज़ करने से काफ़ी उसका लाभ मिलता है और काफ़ी आज के दिन में बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो दवा लेकर के आ रही हैं और हम लोग को पैसा भी बहुत अधिक लग रहा है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी पड़ रहा है। और ये
औषधीय पौधा में ये इसमें गुण नहीं है। अगर फ़ायदा भी नहीं करेगा तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ेगा। जो है फ़ायदा तो करता ही है, बशर्ते कि उसके बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए जो मेडिसिनल या आयुर्वेदिक के जो ज्ञाता है, जो आयुर्वेद का जो भी प्रोफेसर है या मास्टर हैं, जो भी है, तो उनसे कुछ गाइडलाइन ले करके आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आज के डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो हर्बल प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि हिमालय ड्रग हो गया, हमदर्द हो गया, आपका एमिल हो गया, या इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं। तो लोगों को फ़ायदा है तभी तो मतलब लोग कर रहे हैं जो है ना। और दूसरी बात है कि एक मेरा अपना देश का भी हित होगा और हमारा देश का आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगा। जो बहुत कंपनियां हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो वहाँ से हमको ख़रीदना पड़ता है, हाँ, ख़रीद करके हम यूज़ करते हैं। जो हम लोग इस तरह का काम करके हर्बल प्रोडक्ट पर काम करेंगे और यहीं का दवा यहीं यूज होगा, तो एक तो सस्ता भी पड़ेगा और शरीर पर भी कोई ख़ास मतलब दुष्प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, जहाँ तक ही फ़ायदा होगा जाना। तो जब आपने अपने पिताजी से इसके बारे में बातचीत की तो क्या आसानी से सफ़र शुरू हो गया या कुछ मुश्किलें आई थी? नहीं, मुश्किलें तो बहुत आई थी। आसानी तो सफ़र, चूँकि आसान सफ़र तो नहीं था, बहुत एक चैलेंज वाला सफ़र था। और जिस काम में चैलेंज नहीं है उस काम को करने में हमको भी मन नहीं लगता है। तो ये काम को चैलेंजे के रूप में लिया। चूँकि हमारे पिताजी बोलते थे कि बेटा, गांव से कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ा है, ज़िंदगी भर ऐसे ऐसे करते रह गया, उसको ढंग से तन पर ढंग से कपड़ा भी नहीं पहन पाया और खाने के तो दूर की बात है जाना, समझ नहीं। तो क्या थे इनिशियल चैलेंजेस, क्या थे बिल्कुल शुरुआती दौर के? चैलेंज ये थे कि एक तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि उत्पादन कैसे किया जाए, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाए। दूसरी बात कि अगर हम उत्पादन कर लेते हैं तो इसको बेचेंगे कहाँ, तो इसका मार्केट बिहार में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता था। ये दूसरे स्टेट पर ही निर्भर होना पड़ता बेचने के लिए। तो बेचने के लिए एक हमारे पप्पू को गाने से ऐसी बड़े बड़े व्यापारी जो हैं बाहर के, अदर स्टेट के, वो तो मेरे पास नहीं आते। हमको ले करके जाना पड़ेगा उनके पास, और उनके पास जब हम ले करके जाएंगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे नेगेटिव बात बताएंगे, जिसके कारण उसका रेट अगर 10 रुपये होता है तो उसको सीधे 1 रुपये पर आ जाएगा। वो किसान हड़बड़ा के औने पौने दाम में बेच करके भागाएंगे और जो है मतलब फिर उस काम को आगे करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। चूँकि हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाते कि चूँकि एक किसान का लड़का, एक किसान आदमी बहुत सोच समझ करके पैसा इकट्ठा कर करके या व्यवस्था कर करके उस काम में लगाता है। अगर रिजल्ट अगर नेगेटिव हो जाता है तो उसको परेशानी तो झेलना पड़ेगा ही। तब तो क्या है कि काम आदमी को काम को सिखाता है। और ये मेरा मानना है कि जब आप काम करेंगे तो गलती होगा ही, और जब गलती होगा तो सही भी आप ही करेंगे जाना। इसलिए ये मेरा विश्वास था कि मतलब ये आगे बहुत ही अच्छा होगा। अभी तो ख़राब लग रहा है या उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बाकी ये धीरे धीरे, चूँकि इसलिए रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है चूँकि ना उतना मेरे पास जानकारी है, ना टेक्निकल नॉलेज है, जिसके कारण हमको दिक्कत आएगा। और उसको भी हमको इस दिक्कत को कैसे इसको निपटना है, इसको आने वाला वक्त ही सिखाएगा इस चीज़ को कि हमको कैसे आगे करना है। और हमको वक्त ही सिखाया और आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। 2001 से लेकर 2021 तक ये मेरा 20 साल का फिलहाल सफ़र है। जब आप पहली बार अपने ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका प्रोडक्शन जब किए थे, तो जब पहला प्रोडक्ट मतलब पहला आपका जो प्रोडक्ट है, जो आउटकम आया था, वो जब बिका तो आप प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे? लॉस में रहे। तो फिर लॉस में आने के बाद भी इसको कंटिन्यू करना आपके लिए ये मोटिवेशन कैसे मिला आपको? मोटिवेशन उसको तो एक बार हम उसको ड्रॉप वहीं कर दिए, हम ड्रॉप वहीं पर कर दिए। चूँकि अब हमारे साथ अर्थ का प्रॉब्लम आ गया कि अगर फिर इसको हम अगर खेती को करते हैं तो हो सकता है कि फिर हमको नुकसान लगेगा तो हो सकता है कि हम नहीं कर पाए आगे, चूँकि कुछ न कुछ पैसा तो चाहिए इस काम को करने के लिए। तो हम ये सोचा कि फ़िलहाल कुछ ऐसा काम करें कि जो कुछ जल्दीबाजी में इनकम ऑफ सोर्स बने।
और इसको सपोर्ट में लेकर के चलें, ठीक है। तो साथ में इसको भी लेकर के चलना शुरू किए, और साथ में एक तत्काल में जो इनकम का कुछ व्यवस्था है उसको भी हम लेकर के चले, ताकि अगर किसी तरह का घाटा भी लगता है तो इसको ये पूर्ति कर लेगा, या उसमें किसी तरह का पूंजी का जरूरत पड़ेगा तो इसमें से निकल के इसमें लग जाएगा, उसमें से निकल के इसमें लग जाएगा। तो दो काम हमने इसको ऐसे किया। फिर उसके बाद जो है ना, जो दोनों काम को लेकर के चले हम इसी तरीक़े से, तो जो मेरा उसके बारे में मेरा जो सोचना था, ठीक उसमें थोड़ा उल्टा हुआ। उल्टा हुआ क्या कि हमने तो सब्जी की खेती शुरू किया। अच्छा, मेडिसिनल के बाद आप सब्जी की खेती में शिफ्ट कर गए। अच्छा। इसको सपोर्ट करने के लिए, ये अच्छा। मेडिसिनल खेती को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि तत्काल हमको पैसा का कुछ उगाही करना है और इसमें को बढ़ाना है, इसको तो बढ़ाना ही है। तो हमने इस काम को स्टार्ट किया। तो मेरे दिमाग में ये बात था कि जैसे कि कभी कभी देखते हैं मार्केट में कि परवल आ गया या भिंडी आ गया, समय से पहले आ जाता है, तो उसका कीमत 100 रुपये होता है, 200 रुपये किलो होता है। और जब उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है तो उसका कीमत सीधे 5 रुपये हो जाता है। ये हमको मालूम नहीं था कि हर पौधा का एक अपना टेम्परेचर होता है। जब तक ले उसके अनुकूल टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ले बढ़िया से फलन फूलन नहीं होगा। ये हमको ज्ञान नहीं था कि कब इसको लगाना है और कब इसको नहीं लगाना है, ठीक है। तो एक बार तो हमने बहुत बिफोर लगा दिया। बिफोर लगाने के कारण जो हुआ कि वो उसमें जर्मिनेशन ढंग से नहीं हुआ, या जर्मिनेशन हुआ भी तो वो मतलब पौधा नष्ट हो गया। उसके बाद हम उसको फिर हम ब्रेक कर दिए। फिर हम सोचे कि क्यों मतलब ऐसा हुआ, तो फिर इसके बारे में जानने की कोशिश किए। कुछ साइंटिस्ट लोग से राय भी चढ़ लिए, तो वही उन्होंने बताया कि सबका टाइमिंग होता है बाबू। अब जब तक ले किसी चीज़ का अनुकूल टेम्परेचर नहीं होगा तब तक ले बढ़िया से फूलेगा नहीं। हमको ये बात समझ गया। उसके बाद हमने अगले बार जब टाइम जिसका होता है उस समय हमने सब्जी का खेती किया, और साथ में कुछ मेडिसिनल का भी खेती किया। अभी आपने बताया कि आपने जो मेडिसिनल प्लांट्स थे उनके सपोर्ट में सब्जी की खेती शुरू की, तो क्या कोई ऐसा भी समय आया था जब पैसे की बहुत ज़्यादा कमी, बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आपको झेलनी पड़ी? हाँ, बहुत आर्थिक तंगी का झेलना पड़ा इस मामले में कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बाकी लेके तो चलना था, हमको करना तो यही था हमको, चूँकि गांव में आ गए हैं। और मेरे लिए एक चैलेंज के रूप में भी था, और लोग हमारे ग्रामीण भी तरह तरह के कमेंट करते थे। तो उस कमेंट से बचने के लिए, ग्रामीण हो चाहे मेरा परिवार हो चाहे जो भी इर्द गिर्द जो थे आदमी, उससे बचने के लिए हमने फिर एक रिस्क और खेला। मेरा एक मकान था, उस मकान को भी हमको बेचना पड़ा। चूँकि देखे उस समय कि अगर गांव घर का ज़मीन अगर बेचते हैं तो उसका वैल्यू उतना नहीं मिलेगा। चूँकि हमको गांव में ज़मीन की आवश्यकता है, बाकी शहर में मकान की हमको आवश्यकता नहीं है। जिस काम को करना है उसके लिए ज़मीन का भी ज़रूरत है। बाकी शहर में मकान ना रहे उससे हमको कोई परेशानी नहीं है। तो उस मकान को हमने हटाया, और उसके बाद फिर मैंने लगा और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फूलों की खेती से फिर स्टार्ट किया है। फिर मेडिसिनल सब्जी और फूलों की खेती, फिर फूलों की खेती पर आया। तो जब हमने फूलों की खेती शुरू किया और मेडिसिनल को वहीं पर ड्रॉप कर दिए और सब्जी का भी खेती को ड्रॉप किया, उसके बाद फूलों की खेती पर आया। फूलों की खेती में भी उसमें भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। नुकसान इस मामले में हुआ, थोड़ा बहुत का मोटा मोटी अच्छा नुकसान हुआ। चूँकि हमको गुलाब की खेती करना था, ग्लेडुलस की खेती करना था, गेंदा की खेती करना था, और सब कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट था उसका खेती करना था। तो हमको गुलाब के भी बारे में ABCD मालूम नहीं था कि कौन सा गुलाब कट फ्लावर में यूज होता है जो मार्केट में जा सके। हम तो नर्सरी का काम नहीं कर रहे थे, उस समय फूलों की खेती कर रहे थे। तो गुलाब का काम है कट फ्लावर जो होता है, जैसे डच रोज हुआ या मिनीपाल हुआ, चूँकि वो लम्बा लम्बा डाली में वो फूल बिकता है, तो उसका हमने खेती किया। उसके बाद
ग्लैडुलस का है उसका हमने खेती किया, उसका स्टिक बिकता है। रजनीगंधा का किया है, उसका लूज फूल भी बिकता है और स्टिक भी बिकता है, उसका भी मैंने खेती किया। उसके बाद ये सब सारा खेती किया और करने के बाद जो है हमको गुलाब धोखा दे दिया, ग्लैडुलस धोखा दिया, रजनीगंधा थोड़ा सा था वो हमको समझ में आया। रजनीगंधा वो बहुत अच्छा भी नहीं हुआ तो बहुत बुरा भी नहीं हुआ, और रजनीगंधा खेती ही हमको आगे करने का प्रेरित किया कि तुम इसको ले करके चलो और आने वाला कल तुमको ये अच्छा करेगा। गुलाब इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि गुलाब का जो वैरायटी हमको मिला वो गार्डन का गुलाब मिला, जो भगवान अति में नर्सरी में जो यूज होता है, जो लोग शो के लिए लगाता है गुलाब, फूल के लिए सिर्फ गुलाब लगाता है। जो कट फ्लावर का गुलाब का वैरायटी अलग होता है और गार्डन का बागवानी के लिए गुलाब का वैरायटी अलग होता है। तो हमको जो मिला गुलाब मार्केट से, जो उसका प्लांटिंग मटेरियल खरीद के लाए, उसमें सिर्फ वो हमको बागवानी वाला ही गुलाब दिया, कट फ्लावर और गुलाब नहीं दिया। तो साल भर खेती करने के बाद, उसको उगाने के बाद, गुलाब चूँकि बहुवर्षीय पौधा है उसको थोड़ा टाइम लगा, उसको समय, उत्पादन तो हुआ बहुत अच्छा, बहुत खूब सुंदर हुआ, सब कुछ हुआ, बाकी उसका मार्केट वैल्यू जीरो था। चूँकि उसका फूल टिकाऊ नहीं होता था, वो आज खिलेगा और 2 दिन के बाद झड़ जाएगा। और जो मार्केट में जो बुके वुके में इस्तेमाल होता है, सजावट में जो यूज होता है, उसका फ्लावर 8 दिन 10 दिन उसको आराम से सेव कर सकता है आदमी वो। तो वो चीज़ हमको नहीं मिला। तो वो चीज़ नहीं मिलने के कारण तो मेरा सारा लेबर गया, सारा प्लांटिंग मटेरियल बर्बाद हुआ। फिर पुनः हम फिर उसको जो है ना खेत को खाली किया और फिर पुनः दोबारा जो है हम फिर गुलाब की खेती किया। फिर गुलाब की खेती में वैसा ही नौबत आया जैसा पहले पिछले साल नौबत आया। तो मतलब आपने वैरायटी बदला नहीं था पहली खेती के बाद जो घाटा लगा? बाद में जानकारी हुआ। अच्छा, बाद में जानकारी हुआ। चूँकि हमको ये जानकारी नहीं था कि किस नाम का वो गुलाब है जो कट फ्लावर में यूज होता है। हम गुलाब को गुलाबे समझते थे, उसको वैरायटी नहीं समझ सकते थे कि कौन सा गुलाब का कौन सा काम है और कौन सा गुलाब का कौन सा काम है। तो फिर अनजाने में मतलब कि मैंने उसको लिया तो फिर वही गति हुआ जो होना था। ठीक है, ये फिर इसको फिर साल भर पालने के बाद, 1.5 साल 2 साल पालने के बाद फिर उसको हमको हटाना पड़ा। हटाने के बाद फिर तीसरा बार फिर मैंने गुलाब खरीदा। खरीदने का बात किया तो उस समय एक कृषि विज्ञान केंद्र के उमेश बाबू थे, बाढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के उमेश बाबू थे। उमेश बाबू से किसी बात पर बात चला तो अपना सारा कहानी हम कहें। वो काफ़ी हमारे बातों से काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रभावित हुए और लगा उनको कि इस किसान को, इस पप्पू को हमको मदद करना चाहिए। हम इस सर ऐसा है कि हमको जो चीज़ खोज रहे हैं वो चीज़ मिल नहीं रहा है, आखिर हमको क्या करना चाहिए जाए ना, आप इस पर हमको दिशा निर्देश कीजिए जाना। तब बोले कि ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वो जानकारी लेके गए, कहें कि इसके बाद तुम पौधा नहीं मंगाएगा, ये पौधा हम खुद मंगा कर देंगे, इसके लिए तुमको 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल के पौधा हम खुद मंगा करके देंगे। और उन्होंने मिनी पाल नाम का जो है प्रजाति का गुलाब का पौधा हमको ला करके दिया और मैंने उगाया। और तब जाने हम कि ये गुलाब होता है, ये कट फ्लावर के लिए और ये बागवानी के लिए। तो फूलों की खेती से मतलब ग्लैडुलस का खेती होने लगा, गुलाब की खेती होने लगा, रजनीगंधा की खेती होने लगा। और जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स में एरिका पाम है, साइकस है, बोडलब्रास है, विक्टोरिया है, इस तरह का काम हम करने लगे और अच्छा खासा काम चलने लगा जाए। तो जब फूलों की खेती बहुत लंबा चौड़ा खेती जब होता था तो ये मेरा रोड पर मेरा फार्म हाउस है, अगल बगल के लोग गुजरते थे तो काफ़ी उनको खुशबू नहीं, उसकी खूबसूरती को देख करके मेरे फार्म हाउस में वो आ जाते थे और काफ़ी वो आनंद होते थे और हमको बोलते थे कि पप्पू जी हमको इसका पौधा चाहिए, हमको उसका पौधा चाहिए, हमको उसको दे दिए। हम देखिए सर, ये पौधा बेचने का नहीं है, ये हमने खेती कर रखा है। अगर पौधा चाहिए
तो किसी नर्सरी में से आपको जा कर के मिलना पड़ेगा, नर्सरी से लीजिए। तो रोज़ हमको इसी तरीक़ा का हमको जवाब देते लेते हमको न परेशान हो गए। अब हमको लगता है कि अब हमको पौधा भी हमको रखना पड़ेगा, पौधा भी रखना पड़ेगा। तो छोटा से शुरुआत किए हम नर्सरी का, कुछ गुलाब का भी पौधा रखना चालू किए, कुछ इसका पौधा रखना चालू किए, कुछ उसका, मतलब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पौधा सबका रखना चालू किए। लोगों का धीरे धीरे आना जाना चालू होता चला गया। मतलब मिनी पाल गुलाब से आपके प्रॉफिट का सफर शुरू हुआ, इससे पहले तक सारा लॉस था? लॉस था। वो मिनी पाल भी मतलब हाँ मतलब अति शुरू हुआ, मतलब हमको सही वेराइटी मिली और काम होने लगा उसका जो है। उसके बाद जो है अपना काम करना चालू कर दिए जो है ना। उसके बाद धीरे धीरे नर्सरी का मेरा दायरा बढ़ता चला गया। तो हम गुलाब का पौधा बंगाल से, पूना से, इधर से उधर से, चूँकि गुलाब में हम एकदम पिल जाना चाहते थे कि गुलाब हमको इतना बड़ा परेशान किया है, हम चाहते हैं कि एकदम इसमें मतलब एकदम रम जाए, इसका पूरा जानकारी रम जाए, इसका पूरा मतलब खाता कचरा हमको समझ में आ जाना चाहिए जो है ना, कि फिर कभी दोबारा जो है हमको गुलाब में दिक्कत नहीं हो। तो लाला के हम इधर उधर से काम करना चालू किए, चालू करते करते जो है ना, तो हम ये देखा था कि बहुत लाने में बहुत सारा परेशानी हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों ना पप्पू गुलाब को खुद यहीं तैयार किया जाए। चूँकि तुम्हारे पास लैंड भी बहुत अधिक है और यहाँ पर गुलाब का जिस नर्सरी में गुलाब नहीं वो नर्सरी नहीं होता है। बागवानी का सबसे हेड है गुलाब, तो गुलाब को यहाँ प्रोडक्शन किया जाए। तो गुलाब को प्रोडक्शन के लिए हम सोचे तो एक समस्या है कि इसका कारीगर कहाँ से हायर किया जाए, इसके बारे में तो नॉलेज नहीं है, कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, नहीं होगा। तो हमने बंगाल गया, बंगाल से 2-3 बंगाल गया नहीं, बंगाल के जो सप्लायर थे गुलाब के, उनसे सप्लाई लेना चालू किया। बिहार में वही सप्लाई देते थे, उनसे सप्लाई लेना चालू किया और उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन हम डेवलप किए। ऐसा डेवलप किए कि वो एक दिन खुद कहें कि पप्पू जी एक बात कहें, हम कल की भूलिए दादा कि आप यहीं पर गुलाब बनाइए, और हम जो वहाँ बंगाल से लेकर के आते हैं वहाँ से लेकर नहीं, हम यहीं से फिर लेकर के सप्लाई करेंगे। हमें ठीक है, सोचो करो, बाकी उसके लिए हमको क्या करना होगा। हमको पास से कारीगर है नहीं, हम तो मतलब ज़मीन दे देंगे, ज़मीन यहाँ है मेरे पास, उसमें काम हो सकता है, सब कुछ होगा। उसके लिए आई बट का काम होगा, तो उसके लिए खेती है मेरे पास पहले से। उसके बाद मदर का भी एक खेती है, तो उसका भी खेती हमको करना पड़ेगा। यदि सब हो जाएगा तो चिंता मत करो, हम ही करते हैं। तब गुलाब की खेती हमने शुरू किया, गुलाब का पौधा प्रोडक्शन शुरू किया। तो उसके लिए 5 कारीगर, उसमें 3 कारीगर थे, 2 लेबर थे, हमने हायर किया बंगाल से। आने के बाद अब हमको तो ABCD मालूम तो था नहीं गुलाब के बारे में, वो हमारा बहुत तरह से दोहन किया अगला। उसमें मतलब कि 7-8 लाख रुपये हमको बेवजह बर्बाद किया वो। बाकी चूँकि जानते नहीं थे तो हम करते तो क्या करें, बाकी जुनून सवाल था कि गुलाब यहाँ प्रोडक्शन करना है, गुलाब प्रोडक्शन करना है। लगे रहे। तो जो परेशान कर रहा था, कुछ दिन के बाद हमको 2-3 साल के बाद हमको समझ में आया कि हमको ऐसे ना ऐसे चलना चाहिए। तो उसको एक दिन जवाब दे दिए दादा को, दादा अब तुमसे हम हाथ जोड़ रहे हैं, अब तुमसे मेरा कोई काम नहीं होगा जाएगा, अब तुम हमको काम कम कर रहे हो, ब्लैकमेल ज़्यादा कर रहे हो, अब हम ज़्यादा दिन सफ़र नहीं कर पाएंगे, तुम अपना रास्ता देखो। और उस समय जिस समय कि वो भी जानता था कि दादा हम कभी छोड़ेगा नहीं, चूँकि 1.5 लाख 2 लाख गुलाब का लगा हुआ है, उसका बडिंग करना है और सारा खर्चा लग चुका है अभी तक ले, इसमें 7-8 लाख रुपया, इसका बडिंग क्या करेगा समझिए। हम चाहे जो बडिंग करे, ये सोच रहे हो ना कि बडिंग क्या करेगा, हम जोतवा देंगे, हम ना बेचेंगे गुलाब, हमको मंजूर है, बाकी तुम यहाँ से जाओ। काफ़ी नुकसान हो गया था उनके वजह से। हाँ बस समझ गए। उसके बाद जो है 5 गो में से एगो को तोड़ रखे थे हम, तो कहा कि दादा क्या करोगे, सब एका बांध देगा और जरूरत पड़ेगा तो हम आदमी बुला लेंगे, किसी को छोड़।
सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसको चले गए। फिर करते हमको बिहार के बहुत सारा नामी गिरामी नर्सरी वाला भी बोला कि पप्पू काम तुम ये कर रहे हो, एक दिन तुमको बहुत भारी नुकसान पहुंचा देगा। गुलाब बहुत टेढ़ा खीर है, ये है वो है, फलना है चिल्ला। हम चाहे जितना टेढ़ा खीर हो, अब करेंगे तो इसी को करेंगे। और ये सोच के कर रहे थे कि मेरे पास मंडी नहीं है और पूरा लोग यहाँ पर गुलाबे के खातिर पहुँचेगा, बंगाल नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा और इसके चलते और भी सामान मेरा बिकेगा। इसलिए को हर हाल में हमको गुलाब बनाना है, उसको भी चैलेंज के रूप में लिया और आज भगवान की दया से हम गुलाब में सक्सेस हैं। अभी आपके नर्सरी में कितने तरह के पौधे होंगे? बहुत तरह के पौधे हैं। जैसे आपका एक छायादार पौधा है, जितने भी छायादार पौधे हैं वो सब मिल जाएंगे। जितने भी लकड़ीदार पौधे हैं वो भी सब मिल जाएंगे। जितने भी फ्लावर पौधे हैं वो भी मिल जाएंगे। बहुत सारे पौधे हैं जो इंडोर आउटडोर लगना है। जैसे किसी को घर में अंदर पौधा लगाना है ऑक्सीजन के लिए या बाहर लगाना है, तो वो भी सारा चीज़ लगभग आपको फलदार, लकड़ीदार, सोदार। मतलब अगर हम लोग संख्या में बात करें तो कितने वैरायटी के पौधे होंगे यहाँ पे? हम समझते हैं कि 8-10 हज़ार वैरायटी तो होगा। 10,000 वैरायटी? 8 से 10,000 पौधे हैं यहाँ पे। हमने सुना है कि आप यहाँ पे किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। हाँ, हर साल बामेती और आत्मा के द्वारा भेजे हुए किसान को भी हमने प्रशिक्षण हर साल देते हैं बागवानी से संबंधित। हर साल 10,000? 8,000, 10,000, कभी 5,000, कभी 2,000, जैसा मोमेंट रहा उस हिसाब से। अब उधर उस डायरेक्शन में दिख रहा था कि कुछ फसल की भी खेती, धान की भी खेती की गई हम है। सर देखिए, मेरा मिशन था इस कंसेप्ट को इंट्रोगेटिव फार्मिंग सिस्टम, जो समिति कृषि प्रणाली के अंतर्गत जो खेती शुरू हुआ है, या बिहार सरकार भी चाहती है कि आप धान भी करें, बागवानी भी करें, सब्जी भी करें, मेडिसिनल भी खेती करें, गाय भी पालें, मछली भी पालें, मुर्गी भी पालें, ये सब सारा सिस्टम एक जगह हो तो एक अच्छा मॉडल बनेगा और देखने में भी लोगों को लगेगा जना। इसका कहने का मतलब मेरा ये है, समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत खेती, या जैसे कि मान लीजिए कि परिवार लंबा होता जा रहा है और ज़मीन छोटा होते जा रहा है, तो कम से कम ज़मीन में 8-10 परिवार साल भर का भरण पोषण कैसे करे, इस पर कंसेप्ट हमको डालना था या सोच डेवलप करना था कि थोड़ा मुर्गी पालन से आ जाए, थोड़ा मछली पालन से आ जाए, थोड़ा धान से आ जाए, थोड़ा गेहूँ से आ जाए, थोड़ा सब्जी से आ जाए, थोड़ा मछली से आ जाए, थोड़ा अंडा से आ जाए, थोड़ा दूध से आ जाए। तो इस तरह का एक ही जगह जो है ना, मतलब इसको हम सोचे थे इस टाइप का काम करने का। जिस व्यवसाय और ये अगर किसी किसान के पास अगर 1 एकड़ भी ज़मीन हो तो आराम से 10-12 परिवार को बढ़िया से साल भर 12 महीना भरण पोषण कर सकता है, अगर ये सिस्टम के तहत ढंग से अगर काम करता है तो। जिस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आपको अपना घर बेचना पड़ा, आज यहाँ पर जो पौधे और जो भी मतलब यहाँ पर जितने भी तरह के पौधे यहाँ मौजूद हैं, अगर उसका नेट वर्थ देखा जाए, मतलब कितना कीमत होगा अभी जितने पौधे यहाँ मौजूद हैं? ये करोड़ों रुपया से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर लागत मूल्य निकाला जाए तो करोड़ से ऊपर का उसका लागत मूल्य आएगा। एक अनुमानतः हम इसका वैल्यू बता रहे हैं। यहाँ से कहाँ आप भेजते हैं पौधों को? यहाँ से मेरा यूपी जाता है और बिहार के लगभग नर्सरी वाले ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जी। आपने एक बात बताया था जब हम लोगों का इंटरव्यू शुरू हुआ था कि जो भी मटेरियल्स, जब आप मेडिसिनल फार्मिंग कर रहे थे तो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपके तैयार हुए थे उनको बेचने के लिए आपको बाहर जाना पड़ा था। क्या कारण था कि आपको बाहर जाना पड़ा? क्योंकि यहाँ बिहार में कोई परचेजर नहीं है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है, ना उसका कोई परचेजर है, तो जहाँ पर जो चीज़ है वहीं पर ले जाकर के बेचना पड़ेगा। यानी कि है, मंडी की कमी है और उसके उद्योग की कमी है। और सबसे बड़ा बात है कि मंडी बने तो भी कैसे करे, यहाँ के किसानों में भी कमी तो है। अरे वो हमारे उगाने से तो काम चलेगा नहीं, मंडी तो डेवलप होगा नहीं। मंडी डेवलप करने के लिए एक क्लस्टर में काम करना पड़ेगा,
200, 400, 500, 1000 किसान का एक क्लस्टर होगा। सब लोग उस चीज़ को उगाएंगे, उस कलेक्शन सेंटर पर डालेंगे, उसका गोदाम का भी व्यवस्था होना चाहिए। जो बाहर से व्यापारी जो आएंगे वो ट्रक भर करके ले जाएंगे। एक छोटा सा किसान छोटा सा उत्पादन कर करके ना तो व्यापारी को दे सकता है और ना हम ले जा करके कहीं ऊपर वाले मंडी में बेच सकते हैं। जाने और आने में ही आदमी परेशान हो जाएगा। और उसके बाद कहीं ले करके पहुँच भी गए तो वहाँ के ब्रोकर, मंडी के जो ब्रोकर होते हैं, वो इतने ना उस प्रोडक्ट के डिमेरिट निकालने लगेंगे ना कि किसान घबरा करके औने पौने दाम में बेच करके वो वहाँ से चल देता है और हाथ जोड़ लेता है कि भैया ये खेती हमारा नहीं करना है। मेरा चलते चलते आज का आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि अगर कोई किसान खुद को बागवानी के खेती के लिए, मतलब बागवानी के खेती में इंटरेस्ट दिखाते हैं, हाँ। तो उन्हें किन किन चीज़ों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है? सबसे पहले तो अगर वो बागवानी करना चाहते हैं तो उनमें वो लगन होना चाहिए, उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। चूँकि ये सजीव प्राणी का ये पौधा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये बोलता उलता नहीं है, इसके बारे में समझना पड़ेगा कि हाँ कब इसको खाद चाहिए, कब पानी चाहिए, कब ये सब चीज़ चाहिए। इस काम को करने के पहले कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कुछ इसके बारे में समझना पड़ेगा। बेसिक ज्ञान इसकी बहुत ज़रूरत है। कहाँ ट्रेनिंग मिलता है इन सब चीज़ों के ये लिए? तो आपको आत्मा में ट्रेनिंग इसका मिलता है, बामेती में ट्रेनिंग इसका मिलता है बागवानी का। जो किसान इच्छुक हैं कि हमको ये बागवानी करना है, उसके लिए हमको प्रशिक्षण चाहिए, तो उसके लिए आत्मा में रजिस्ट्रेशन कराएं, जा करके बामेती में रजिस्ट्रेशन कराएं, वहाँ उनको प्रशिक्षण मिलेगा। और उसके बाद अगर बामेती या आत्मा बोलती है कि प्रशिक्षण तो हो गया और कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो उसके फील्ड में वो लोग भेजेंगे, या मेरे यहाँ भेजें या कहीं दूसरे स्टेट में भेजें, चाहे तीसरे स्टेट में भेजें, ये उन पर निर्भर है या किसान पर निर्भर है। किसान जानना चाहता है कि हमको गुलाब की खेती करना है, किसान जानना चाहता है कि हमको ग्लैडियोलस की खेती करना है, किसान चाहता है कि हमको नर्सरी डेवलप करना है, किसान चाहता है कि हम आम का बागवानी करना चाहते हैं, किसान चाहता है कि हम पपीता की खेती करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग का मतलब जो है ना ऑर्गेनाइज वो बामेती और आत्मा वाले करते हैं जो ना। मतलब एक प्रॉपर समर्पण और प्रॉपर ट्रेनिंग हाँ, के साथ बागवानी हाँ, की शुरुआत की जा सकती है। हाँ, बिना ट्रेनिंग के भी होगा, बाकी उसके लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा और नुकसान भी हो जो सकता है। हम नुकसान किए हैं वो किसान नुकसान न झेले। अगर ट्रेनिंग लेके आएंगे, बेसिक नॉलेज लेकर के आएंगे, तो शायद जितना हम बर्बाद किए हैं वो उनको बर्बादी नहीं हो। और रहा बात, हम किसान भाइयों से यही हम कहना चाहेंगे कि अगर ज़रूरत समझे तो मेरे पास भी आ करके के प्रशिक्षण ले सकते हैं। क्या आप जो मेरा अनुभव हमारे चैनल के माध्यम से अपना संपर्क सूत्र बताएंगे, जिस पे अगर कोई आपसे बात करना चाहे तो बात हाँ कर एकदम बताएंगे। बता दीजिए। मेरा नाम हुआ राजकुमार सिंह और पप्पू सिंह। मैं पटना जिला बिहटा प्रखंड के बिशनपुरा गांव के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर है 99-396-23-980। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर नहीं भी आना अगर चाहते हैं तब फ़ोन पर भी आप 2 घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा आप हमसे बेहिचक बात कर सकते हैं। और जो भी मेरा अनुभव है खट्टा मीठा वो आपके बीच में ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि ये हम ये नहीं कहते हैं कि इस लाइन में हम बहुत बड़ा पंडित हैं या बहुत बड़ा ज्ञाता है। यह अथाह समुंदर है, इसका कोई अंत नहीं है। रोज़ सीखते हैं, रोज़ समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने हमारे लिए समय दिया। और हमें लगता है कि आज के बातचीत से किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बात जो राजकुमार जी ने कहा कि अगर बागवानी शुरू करनी है तो प्रॉपर समर्पण चाहिए, एक समर्पण की आवश्यकता है और एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।